हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने कौन है मेरे हायर सेल्फ, इसके लिए विस्तार में बताने के लिए डिटेल वीडियो बनाई कि जो मेरे हायर सेल्फ है, मैं उनके 12th स्टैंडर्ड डीएनए लेके आई थी। आज मैं मेडिटेशन करके काम करके अपने ऊपर हो सकता है 24 डीएनए एक्टिवेशन हो गए हो, क्योंकि मैं अपने हायर सेल्फ से, डिवाइन से, सबसे कनेक्टेड हूँ। तो अपने ऊपर मैंने काम किया तभी ये पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो कौन है मेरे हायर सेल्फ, ये बताने के लिए मुझे मेरे लाइफ में किन लोगों से मिली और किस सिचुएशन में, किस स्थिति में मिली, ये बताना ज़रूरी था। क्योंकि अगर मैं ये डिटेल्स में नहीं बताऊं तो क्यों मैं इन लोगों से मिली, क्यों इन लोगों के अंदर मेरे लिए ऐसे पॉजिटिवनेस या फीलिंग आया, ये आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जब मैं हायर सेल्फ और उनके सिचुएशन बताऊंगी तब आप समझ पाओगे। यहाँ पे नथिंग इज़ रॉन्ग और राइट। मैं यहाँ पे कुछ अपने आप को बहुत बड़ा या छोटा प्रूफ करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। अपने जीवन के एक एक बात इसलिए आपके सामने लाना है क्योंकि ये डिवाइन ऑर्डर भी है। बिकॉज अगर सखा ने मुझे ये आइडिया दिया है, मुझसे डिस्कस करके मुझे बताए हैं ये बोलने के लिए, तो आज इसके पीछे भी बहुत बड़े रहस्य है, रीज़न है। मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ सखा कृष्ण जो भी काम करते हैं उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। समझ में आए कि क्या कर्मा है, इस जन्म में ये सारे चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रहा था, क्यों ये लोग मेरे लाइफ में आए एक के बाद एक, क्या संजोग है इनसे। क्योंकि जब मैं ये बताऊंगी ना कि कौन है हायर सेल्फ, तब पता चलेंगे ना कि ये सारे कैरेक्टर्स कौन हैं, क्यों आए। क्योंकि कुछ भी इत्तेफाक नहीं होते, सब कुछ कारण से होते हैं। कुछ ना कुछ कारण है इन लोगों का मेरे लाइफ में आना और विशेष एक कैरेक्टर प्ले करना, रोल प्ले करना। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अल्टीमेटली वही फिल्म का मैसेज था कि हम सब एकत्रित हो जाए और सब लोग जागो, और बहुत अच्छा था। वसुंधरा, माँ वसुंधरा के ऊपर पेट्रियोटिक फिल्म थी। रिलीज़ भी हुए बिहार में, हम गए वहाँ पे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते थे वो प्रोड्यूसर, बातचीत करते थे, बहुत रेस्पेक्ट देते थे। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन मुझे आपसे बात करना समझ ही नहीं आते हैं कि अमिताभ बच्चन के लाइफ में क्या हुआ था या मोदी जी पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए। 22-23 साल की उम्र में मुझे ये सब इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं उनको कभी कभी गुस्से में बोल देती थी, आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो। एक दिन मैं बोली, मुझे ना कार खरीदना है सर, आप मुझे सजेस्ट करो मैं कौन सा कार लूँ और चलो मेरे साथ। और पैसे भी नहीं है मेरे पास उतने। तो बोले कितने पैसे? तो मैंने बोला मेरे पास कुछ 1.5-2 लाख है। वो मेरे लिए 3.5 लाख लेके आए, मतलब जाके होंडा सिटी या कुछ 4 लाख 5 लाख में खरीद लेंगे कैश डाल के, ऐसा कुछ प्लान करके आए और मेरे साथ गए भी। लेकिन वहाँ पे एक कार के बारे में समझाते हैं ना, वो एक लड़का था, पता नहीं उनके साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया या कुछ ज़्यादा बात कर दिया, तो ये भड़क गए। और भड़क गए तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, बहुत एग्रेसिव थे, तो बहुत चिल्लाने लगे पूरे शोरूम में। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, कार खरीदना तो गया, तो मैं बोली चलिए चलिए करके मैं निकल गई। बाद में मैंने बहुत सुनाया उनको, मैंने बोला आपके ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो है, मतलब बहुत बड़े आदमी, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता तो मैं बहुत सुनाती और ये सुनते। ठीक है, तो मेरी बात सुनते और चुपचाप रहते। मैं डांट रही हूँ तो वो सुनते थे। तो इस तरीके से चलने लगे। अच्छा, ये भी बंदा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मेरे पर्सनल लाइफ में झांकना कि मैं क्या कर रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरे दोस्तों के नंबर ढूंढना और उन लोगों से खबर निकालना। तो मैं बोलती थी आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेरी लाइफ है, मुझे जीने दो ना, क्यों झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर मैं भी 2 बातें सुना दी, 10 बार फ़ोन किया तो नहीं उठाना, नहीं बात करना, तो रोने लगते थे। फिर रो रो के रिक्वेस्ट करते थे, मतलब अनकंडीशनल लव। यहाँ पे भी इनको भी पता है कि, मतलब बताते कि आप जैसे मेरे फिल्म में आई और हीरोइन बनी और मेरे से बात करने लगी, पता नहीं मेरे पैसे 10 गुना बढ़ गए, तो आप मेरे लिए बहुत लकी हो, ऐसे बार बार बोलते। देवी जी के सिवा बुलाते नहीं थे। कुछ दिन तो ऐसा हो गया, मैं वहाँ जाती थी तो बाकी लोग हैं तो चले गए, कभी मीटिंग हुआ कुछ हुआ, आके मेरे पैर दबाने लग जाते थे। मैं बोली आप इतने एजेड आदमी मेरे पैर मत दबाओ, मतलब पाप लगेगा। तो बोलते थे नहीं नहीं, सेवा करने दो, पैर दबाने दो। पता नहीं क्यों बाद में मुझे वो बंदा लगा कि वो एनर्जी सकर था, कि मेरे पैर से बहुत सारे एनर्जी उनको मिल रहा होगा। और सही में वो नार्सिसिस्ट टाइप के भी बन गए थे, क्योंकि ऊंच तो उनके अंदर भी था ना, जन्म जन्म के।
और मतलब कुछ भी हो तो मारपीट करेंगे, मार देंगे उसको, उखाड़ के फेंक दो, ऐसे कर दो, ठीक है। रोज लफड़े की बात, मतलब बहुत बड़े गुंडा टाइप के, मतलब रिच आदमी लेकिन कुछ भी आए तो मारो साले को, इस टाइप के, मतलब एकदम बिहारी जो होते हैं ना वैसे टाइप के बातें। तो मैं थोड़ी डर भी जाती थी, मैं कैसे आदमी है यार, मतलब इतने एज हो रहे हैं और ये सबको मार धाड़ कर रहे हैं। फिर बाद में उनको उसका भी मिला कुछ, एक्सीडेंट हुआ उनके पैर में तो रॉड बैठ गया स्टील के, फिर उनके वाइफ की डेथ हो गई। तो इन सारी चीज़ों में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। उनको एक मैं ही भरोसा थी जिससे वो बात करके भी खुश हो जाते थे, एटलीस्ट मैं उनसे बात कर लूँ तो उनके लिए और कुछ नहीं चाहिए टाइप्स। तो फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। मुझे पता चला मेरे डीएम को सोल शॉक लगा, तो फिर मैं तो बात नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, मेरे हालत ख़राब हो गई, समुद्र मंथन चालू हो गया था। तो मेरे साथ भी उनका झगड़ा हो गया, तो मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। मैंने बोला आप फ़ोन मत करो, तो बहुत रोने लगा। मैंने बोला आप भी एक काम करो, बिकॉज ये ना शिव बाबा ने मना कर दिया आपसे बात करने के लिए, अभी मुझे एकदम अंदर जाना है, तो प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। ऐसा करके उनको मैसेज किया, तो वो भी जो भी है रो रहे थे, 1-2 दिन तो फ़ोन में रोए, लेकिन मैं बोली मैं नहीं ले सकती आपका रोना धोना, आप इतने इमोशनल हो तो आप खुद पे काम करो। ये बोल के मैं अपना काम करने लगी। फिर वो मिलने की कोशिश किए, बहुत बार फ़ोन किए, मैं नहीं उठाई। लास्ट 3-4 ईयर्स से इनसे कोई कनेक्शन नहीं रखा किसी से भी। इन बीच में मेरे डीएम जो है उनके भी कहानी मैं बताऊँगी, क्योंकि उसके बाद और एक जन भी मुझसे मिला। मुझे बनाना था एज अ प्रोड्यूसर मेन एक्ट्रेस के रूप में बंगाली फिल्म। ड्यूरिंग एड शूट के लड़का फ्रेंड बन गया था, मेरा ऑपोजिट में एड शूट करने आया था। बहुत ही सुंदर दिखता था, हैंडसम, क्यूट सा। आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर है, सीरियल एक्टर है। तो उसको मैंने बोला तो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं एक फ़िल्म बनाने की प्लान कर रही हूँ बंगाली में, तो तुम सीरियल ही कर रहा है तो मेरे फिल्म में हीरो बनेगा। तो बोले मुझे बंगाली तो आता नहीं, पर तू सिखा देगी तो मैं कर लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं सिखा दूँगी, ईजी है, और मैं तुझे हिंदी में लिख कर दे दूँगी स्क्रिप्ट क्या है, या इंग्लिश में तू लिख लेना और मैं तुझे मीनिंग बता दूँगी, और वैसा भी हुआ तो प्रॉम्प्ट करेंगे, हो जाएगा। तो ही सेड फाइन, मैं कर लूँगा। तो मैंने बोला तुझे पैसे मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी, एज अ फ्रेंड तुझे करना है, आना जाना फ्लाइट का रहना वो सब अच्छे से टेक केयर होगा, पैसे समझ 70-80 हज़ार से ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगी। तो एग्री कर गया, बोला ठीक है, वैसे भी मैं कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ, इतना भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि स्ट्रगल कर रहा था। वो भी बहुत अच्छा दोस्त बन गया। फिर हम दोनों साथ में ऑडिशन देने जाते थे, वो मुझे बहुत हेल्प करने लगा। इधर ऑडिशन हो रहा है, चल देख के आएंगे। मैं नहीं जाना चाहती थी तो मुझे फोर्सफुली बोलते थे क्या बैठी है, चल जिम जाना चाहिए, स्विमिंग कर, मतलब अपने आप को एक्टिवेट रख। तो फिर हमने पिक्चर भी साथ में किया। इधर तो मैं बंगाली पिक्चर बनाने आ गई, उधर क्या हुआ, मेरे डीएम मतलब तभी तो मुझे बेस्ट फ्रेंड ही पता था। ये कैरेक्टर ऐसा है जो मुझे बस जो मैं चाहती हूँ वो करके देना, ऐसा नहीं कि बोल के चले जाना या मोटिवेट ही करना, एकदम पूरे जान लगा देना। बहुत बूस्ट अप करते थे कि तुम ऐसे करो, मेरा फ़ोटोशूट होना चाहिए, बड़े फोटोग्राफर से शूट करवाना, क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए, बहुत मतलब जो मुझे पसंद है ये सारे चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे। तो ये सारे लोगों से मेरी फ़ोन पे बातचीत होती थी, मैं अपना काम करती थी, शूटिंग पे जाती थी, आती थी, या तो जैसे छोटे छोटे कैटलॉग्स होते थे, या तो ऑडिशंस जाती थी, मतलब चल रहा था स्ट्रगल, वर्क, काम, दोस्तों। तो ये मेन कैरेक्टर्स थे जिनसे मेरी लॉन्ग टर्म बात होती रहती थी। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल, यानी मेरे डीएम, तो इनकी वाइफ थी ऑलरेडी, एक लव मैरिज कर लिए थे जिसको उनके फादर एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि वो लड़की हिंदू थी। तो उनसे उनको 2 बच्चे भी हो गए थे मेरे मिलने से पहले। तो जब मैं मेरे डीएम से मिली तो वो ऑलरेडी बहुत दुखी थे, बहुत रोते थे उसके लिए जो उसके लाइफ में से चली गई। उनके साथ उनके बच्चे थे तो जाहिर सी बात है, और वो किसी और के साथ रहती थी तो इनको बड़ा तकलीफ भी होता था कि मेरे बच्चे लेके मेरी बीवी किसी और के साथ रहने चली गई, काइंड ऑफ। एनीवे मैंने इनको संभाला एज अ फ्रेंड, जो भी हो सकता है, कैजुअली हमारी लाइफ चलने लगे। तो उसके बाद इनके जो और एक वाइफ जिनसे इनके डैडी ने शादी कराए थे, वो भी मुस्लिम, तो इनके साथ इनके छोटे छोटे बच्चे थे ऑलरेडी, मैं मिलने से पहले इनके ये सिचुएशन था। फिर मैं रहते हुए, आप सबको पता है, किसी और के प्यार में वो चले गए, बाद में उनसे शादी कर लिए,
उनके पूरे फैमिली को हेल्प करने उठा के लाए, उन सबको हेल्प किए, फाइनेंशियली अपने साथ रखे। और धीरे धीरे मैं अलग हो गई उनसे। तो मैं अलग हो गई, फिर मुझे आके बोले कि मैं फंस गया, मुझे फंसा लिया उन लोगों ने। तो मैं बोली फंसे रहो, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैं किसी और के पास गई। अब ये जो बंदा था ये मेरे लाइफ में आया। ये तो आने के बाद बड़े प्यार करते थे, बड़े दिखावा करते थे, लेकिन अंदर से कोई अनकंडीशनल लव भी नहीं, कोई प्रेम भी नहीं, कोई पॉजिटिव में नहीं। ये मुझे ऐसे शो ऑफ करते थे कि देखो इतनी सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो इस तरीके से अपने दोस्तों पे लेके जाते थे, रुबाब झाड़ते थे कि मैं मतलब ये देखो फिल्म एक्ट्रेस है और मैंने इसको पटा लिया। इस टाइप के उनके मेंटालिटी था। तो फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग ग्रुप बनाए, उनके ग्रुप सब बनाए, हम लोग पार्टीज़ जाते थे, बाहर घूमने जाते थे, ऐसे था। तो वो भी अच्छे दोस्त बने। जैसे सिमिलर होता था, स्विमिंग पूल में जाना, वाटर पार्क वगैरह में जाना साथ में ग्रुप बना के। तो ये सब करने लगे, बड़े अच्छे लगे, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे ये सारे लोगों से घिर के कि ये पॉजिटिव हो रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, कॉल करके टॉर्चर, तू कहाँ गई थी, क्यों उससे बात किया। मैं बोली बाप रे बाप, इन सब से निकलो बाहर, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है। तो उसके बाद ये बंदे के साथ फिर हो गया मेरा ईगो क्लैश। मैं बोली चलो शादी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे डीएम ने किसी और से शादी किया। तो मुझे गुस्सा था, बदला लेना है ना कि इसने शादी कर लिया किसी और से, तो मैं भी बताती हूँ। तो मैंने बोला शादी कर लेते हैं। तो बोला नहीं शादी नहीं कर सकते। मैं बोली क्यों नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। तो ईगो क्लैश हो गई, मैं इतनी सुंदर, मैं ये वो, और ये मुझसे शादी नहीं करेंगे। सारे बाकी लोग इन्फ्लुएंस किए। तो मैरिज टाइप का ही था, इंग्लिश स्टाइल से मैरिज की है। आई वॉज प्रेग्नेंट और जो मेरी बेबी है वो आ गई, लेकिन फिर वो आके बोलते हैं नहीं बेबी नहीं करना है, छोड़ दो। तो ऐसे गंदे गुस्से हो रहे थे उन दिनों, ऐसे तकलीफ हो रहे थे कि मतलब बहुत गंदी बात बोल दिए थे वो, बहुत 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 गंदी बात। तो मैं बोली आप जो भी करना है करो, ये बेबी मेरे साथ है और रहेंगे, आप निकलो मेरे लाइफ से। तो एकदम एंड टॉर्चर किसे कहते हैं, उन दिनों मैंने झेला था। और किसी और लड़की को ऐसे बोले, और वो लड़की आके मुझे बोल रही है, उसकी जो गर्लफ्रेंड, कि आपके बारे में ऐसे बोल रही है तो आप बहुत अच्छी हो, लेकिन वो चाहकर भी आपको प्यार नहीं कर सकता, कि आपके ऊपर कुछ ऐसे फीलिंग्स है, उसको गुस्सा है। मैं बोली क्यों गुस्सा है बाबा, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारा, क्या बिगाड़ दिया कि तुम्हें इतना गुस्सा है। तो अल्टीमेटली उसने बहुत अल्टीमेट टॉर्चर किया। फिर कैसे भी करके उससे भी निकली। मेरे लाइफ में था कुछ नहीं चाहिए। अब ये सिचुएशन के बाद बहुत गड़बड़ नहीं लग रहे, कितने सारे कैरेक्टर्स और क्या क्या है। तो मैं भी चलो इन सब से शॉर्ट आउट करके कर्मा क्लीन करते 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 आगे बढ़ गई। सब कुछ फ्रस्ट्रेशन में ख़त्म, भगवान जी के सामने समर्पण, सखा कृष्ण मिलना, हाथ पकड़ना, जर्नी में आगे चलना, और फिर आगे जाके पास आउट करा देना शिव बाबा। अभी का जो लाइफ है आप सबको टीचिंग देते जा रही हूँ, सिखाते जा रही हूँ। मेरा 2 बनी था खरगोश, तो एक पहले ही मर गया था, तो एक बचे हुए थे। तो मैं बोलती थी एक इसके साथ कोई मेरा कर्म बंधन है, जिस दिन ख़त्म होगा शायद ये भी चला जाएगा। तो उसके लिए स्पेशली सब्जी लाने जाना, थोड़ा साफ़ सफाई करना। 4-5 दिन पहले वो बनी डेथ हो गया अपने आप। हे राधे सखी उसको मुक्ति दो, ऐसा करके प्रे किया। एंड उसी दिन बैठे बैठे मुझे दिमाग में आने लगा कि तुम तो ये हो, तुम तो ये हो। तो ये जो 5 लोग मेरे लाइफ में थे, ये 5 लोगों को मैं सोचती थी ये लोग मेरे पति के जैसे बिहेव क्यों करते हैं, कहीं मैं द्रौपदी तो नहीं। जैसे 2020 में तो सुबह सुबह एक दिन उठा तो द्रौपदी वस्त्रहरण का सीन आ रहा था, चीरहरण। तो वो देख रही थी, पहले तो भी देखी थी कई बार, उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन ना जैसे मेरे साथ हो रहा है, मेरे ही वस्त्रहरण किया जा रहा है, मेरे ही सब कुछ खींचा जा रहा है। मैं बोली क्या हो रही है, बहुत रोई अंदर से एकदम फट के रोने लगी। फिर वो सीन जैसे ही 2-3 बार और आने लगा, और मेरे अपरजिंग हो रही, और रो रही हूँ। तो ऐसे करते करते मैं सखा से बात करती थी, मुझे पता है सखा ऐसा लगता है कि मैं ही द्रौपदी हूँ, मेरे ही वस्त्रहरण हो रहा है, तुम द्रौपदी को कितना मदद किया। लेकिन सही में एक नारी होने के नाते मैं इतना समझ सकती हूँ कि एक नारी के लिए कितने तकलीफ वाली बात है कि इतने भरे सभा में क्या हालत हुई होगी। अभी जैसे इन दिनों पॉपअप हुए, तुम ही तो द्रौपदी हो, तुम ही तो द्रौपदी हो। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई, मैं द्रौपदी हूँ, ये कौन है। तो सखा बोले आप सोचो। तो मैं बोली युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, तो धर्मराज होने के बावजूद भी वो
जुआरी के साथ दिया और अपने भाइयों के साथ, खुद के साथ अपने पत्नी को भी गिरवी रख दिया। तो युधिष्ठिर ने पाप तो किया, गलत काम तो किया था उस वक्त। आज जो ये पर्सन जो बहुत बड़े बुकी, जो बहुत अनकंडीशनल लव, मुझे बहुत पैसे वगैरह दे देना और मेरे डीएम को भी भाई बोलना, डीएम उसको बड़े भाई बोलना, वो लोग भी 2-2 घंटे बात करना और ये मेरे से भी वैसे ही पॉजिटिव होना और बात करना। इस जन्म में भी वो बुकी बने थे। तो कॉन्शसनेस उनका क्या था कि जुआ खेलना है, जुआ खेलना है। लेकिन इनके जो वाइफ है ये भी बहुत पॉजिटिव उनके लिए और ये मेरे लिए बहुत इनसिक्योर। भीम तो बोले तुम सोचो। तो ये जो पिक्चर बनाने आए थे वसुंधरा, तो ये जैसे मिले थे तो ये हमेशा क्या बोलते थे, मार दो, पीट दो, मारो, मतलब बॉडी इनके बहुत ताकतवर है, सबको मारना ही है इनको। और वैसे भी पर्सनालिटी भी स्ट्रॉन्ग, एकदम शार्प माइंडेड और सब कुछ वैसे ही मैच किया। ऑब्वियसली अहंकार भी बहुत है क्योंकि भीम में भी अहंकार था। भीम के अहंकार हनुमान जी खुद तोड़े थे। तो उनके 12 स्टैंडर्ड डीएनए होंगे भीम के। नकुल जो खूबसूरत है, एज अ फ्रेंड मेरे फिल्म में फ्री में काम कर दिया, ऑलमोस्ट हेल्प ही किया। सहदेव कह सकते हो, जो रॉकस्टार टाइप का था, जो खाना खिलाते थे, बुलाते थे, है ना। तो ये एक कैरेक्टर हो गया जो स्ट्रगलिंग पीरियड में बहुत हेल्प करते थे। अब मुझे समझ में आया, ठीक है, अगर मैं ये मैच भी करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरा डीएम अर्जुन है, तो इसमें फिर सवाल जवाब चलने लगा। तो मेरे डीएम ही अर्जुन है और अर्जुन के साथ ही द्रौपदी अदर हाफ है और आज जो मेरा डीएम है यही अर्जुन है। इसका क्या कनेक्शन, कैसे समझूं? क्योंकि कहीं पे ऐसा तो लिखा नहीं है कि अर्जुन और द्रौपदी ट्विन फ्लेम है, तो ये तो मुझे नहीं मिला। अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि इतने सारे कनेक्शन हैं। तो दूसरे दिन मेरे डीएम का जो बर्थडे था उसमें उनका कुछ झलक लेके आई। तो जैसे ही झलक लेके आई वो कन्नड़ा में बोले हुए थे, तो जहाँ से मैंने कट किया था, नॉर्मली मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग्स कट किया और उसमें ऐड किया। तो जैसे मैंने पूरा वीडियो बनाया, अपलोड किया, बाद में जब मैं देख रही हूँ अचानक मेरे डीएम का एंट्री होते और अर्जुना करके फिर कन्नड़ा में बात करते। तो अर्जुना बोले तो मैं एकदम वही सवाल कर रही थी मैं थोड़ी देर पहले सखा को कि वो अर्जुन है, कैसे पता चलेगा। तो मेरे को एकदम क्लिक हुआ कि तो यही तो अर्जुना है। तो एक कंफर्मेशन सखा के तरफ से आया, मैंने बोला ठीक है, तो ये अर्जुना है, ये मेरा डीएम है। अब इनके लाइफ में जो लेडीज़ है ये क्यों, कौन है? तो ऑब्वियसली सखा कृष्ण की बहन सुभद्रा, और सुभद्रा से वो शादी किए थे। तो मैंने बोली ये सुभद्रा कौन है फिर इनके लाइफ में? अगर मैं इनके अदर हाफ हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, तो इनके लाइफ में भी सुभद्रा आई होगी। तो पता चला कि वो जो जिसके लिए वो बहुत रोते थे, जो आई थी, क्योंकि वो माता आदि पराशक्ति की पूजा करती थी, माँ काली की 3-4 घंटा वो भी पूजा करती थी। तो वो ऑब्वियसली डिवाइन सोल, लेकिन उसके लाइफ में भी बहुत दुख थे। सुभद्रा के 12 स्टैंडर्ड डीएनए, 48 उनके हायर सेल्फ, तो 12 स्टैंडर्ड डीएनए वो भी है। तो वो भी जो भी कर्मा सुभद्रा के उस टाइम पे थे भोग कर रही है। चली गई थी ना वो, बाद में जब आई थी हमारे लाइफ में एक ही बात बोली थी, ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं और ये हमसे भी बहुत प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम एक साथ रहे। तो मैंने बोला यार नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, ठीक है। तो मैं डीएम को भी बोल दिया था तुम जाना है उसके साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो एक अलग ही इंडिविजुअल कैरेक्टर जिससे वो शादी की है, ये कौन थे फिर? मतलब मेरे होते हुए मेरे सामने आए और इनके साथ मिल गए, तो ये कौन है? तो जैसे इन्होंने भी बोला था ना कि मैं फंस गया, इनके फैमिली को मुझे संभालना पड़ रहा है, मैं ये सब क्या हो गया, मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। मैंने बोला फंसे हो तो फंस जाओ। तो ये जो लड़की थी जिनके लिए इन्होंने मुझे छोड़ दिया, नागों के वध किए थे, ठीक है, नागों को मारे थे। तो नाग के एक कन्या थी, अर्जुन के ऊपर बदला लेना चाहती थी क्योंकि उनके जाति को मार दिए थे, हटाए थे, तो बहुत गुस्सा होगा। तो वो अर्जुन को खत्म करने आई थी, अर्जुन को देख के मोहित हो गई थी। तो वो क्या की, अर्जुन को बोली शादी करना होगा। तो अर्जुन बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। तो अर्जुन को ब्लैकमेल करके कैसे भी करके शादी करके दामाद बना लिए थे। चलो ये भी एक लीला का पार्ट है, एक सिचुएशन है, जो भी है। तो मुझे इतना समझ में आया कि वो लड़की
वापस ये बन के आए थे और बाद में उनका जब पूरा काम हो गया वो लाइफ से चली गई। और एक शादी हुआ था, जैसे समझौते के लिए भी शादी होते हैं, तो एक शादी और हुआ था अर्जुन का, जो मणिपुर के राजा के बेटी थी राजकुमारी, तो उनसे शादी हुआ था। तो मणिपुर के जो राजा थे उनका शर्त था कि मेरी जो बेटी है ये यहीं पे रहेगी और जो अर्जुन के साथ पुत्र प्राप्त होंगे वो मेरे राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो अर्जुन के साथ उनका एक पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन अर्जुन वापस आ गए थे हस्तिनापुर। मणिपुर की जो राजा की बेटी थी तो वो तो अर्जुन से अलग थे, तो उनके भी तो ख्वाहिश होंगे ना कि मैं अपने पति के साथ जाके रहूं, या दोनों को ही तड़प होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि बच्चे हो गए उनके भी। द्रौपदी ने बोल दिया था जैसे शादी हुआ कि मेरे हस्तिनापुर में कोई और नहीं आके रहेंगे, मैं तुम पांचों पांडव की बात मान के शादी करके रह रही हूँ ना, तो तुम लोगों को भी ये प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा कि इस राज्य में मेरे सिवा कोई नहीं आएंगे। लेकिन सबने अलग अलग टाइम पे शादी भी की है, क्योंकि तामसिक थे, जो भी उनके फिजिकल नीड भी होंगे तो नॉर्मल मनुष्य की तरह बिहेव किए। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, मणिपुर वाली को भी कितना गुस्सा आया होगा कि द्रौपदी की वजह से मैं अपने पति के साथ जाके रह नहीं पा रही हूँ। हो सकता है ना उनको भी कभी कभी आके रहना होगा, तो ये आने नहीं दी होगी, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन में वो उसके दुश्मनी बन गए। अर्जुन ने क्या किया था, सुभद्रा को लेके आए थे कि सुभद्रा बोली दीदी हम दोनों साथ में रह सकते हैं, तो द्रौपदी ना चाहते हुए भी रख ली थी। क्यों? क्योंकि वो सखा कृष्ण को बहुत मानती थी और सुभद्रा सखा कृष्ण की बहन थी। भीम, अर्जुन, जो भी उनके हिडिंबा और जो भी थे, इन लोगों को भी तो गुस्सा आया होगा ना कि हमें आने नहीं दिया, हमें रहने नहीं दिया। तो मैंने इस लाइफ में देखा इन सारे लोगों के जो वाइफ है बड़े मेरे से उनको प्रॉब्लम पता नहीं क्या होता था, अंदर से जलती थी। तो मैं सोचती थी मैं इनके एक्ट्रेस हूँ, इनके पिक्चर में काम कर रही हूँ, इनके वाइफ को मेरे से इतना जलन क्यों हो रहा है, इतना इन लोगों को इनसिक्योरिटी क्यों है, थोड़ी ना मैं इनके बूढ़े बूढ़े हस्बैंड को लेके भाग जाऊंगी। द्रौपदी जब ये सारे चीज़ों में फ्रस्ट्रेटेड हो गई तो उसने क्या किया, अपने सखा से कनेक्ट हुई, सखा से सारी बातें शेयर की, सखा ही उनका रक्षा किया। इनफैक्ट मैं सोचती थी मुझे क्यों जगा रहे यार, नारायणों के उनको क्या पड़ी है, सखा कृष्ण को मेरे को जगाने आ रहे, मैं हूँ कौन, तो ऐसा फीलिंग होता था। तो अब सखा से बात करती हूँ तो सखा बता दिए। नेक्स्ट जैसे मेरा गुस्सा, जैसे मेरा सोच, जैसे मेरे वर्क के यहाँ पे 10 साल तक मैंने बहुत धूमधाम से काली माँ की पूजा करती थी, घर में बहुत सारे लोगों को, मेहमानों को बुलाती थी, तो इससे पता चलता है कि मैं काली माँ से कितने कनेक्टेड। तो द्रौपदी जो है वो काली माँ के अंश, ठीक है, रुद्रा अवतार मतलब अग्निकुंड से जन्म ली, और तलवारबाजी में और धनुर्विद्या में भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे धनुर का तो पता नहीं, लेकिन तलवारबाजी का लगता है मैं तो पकड़ूंगी तलवार तो काट ही दूँ। तलवारबाजी में तो मैं भी बहुत स्ट्रांग हुआ। ऐसे टेरिस वेरिस में अकेली प्रैक्टिस करती थी तो लगता था वाह मुझे तो बहुत अच्छे से आता है। ज़रूरत नहीं पड़ी इस लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे तो बड़े अच्छे से आते हैं। तो ऐसे हजारों जन्म लिए होंगे, कर्मा क्लीन करे होंगे, तो हायर सेल्फ। अच्छा, मेरे नाना जी मेरा नाम रखे थे अन्नपूर्णा, जैसे मैं जन्म ली तो अन्नपूर्णा द्रौपदी के एक नाम है, तो कहा जाता है आपको वही नाम पड़ते हैं जो आपके कैरेक्टर से मैच करते हो। तो डायरेक्ट आदि पराशक्ति महाकाली माता की अंश से बनी है, तो बहुत ही प्योर है, बहुत ही शक्तिशाली भी है। एंड उसके जो दुख के ज़िंदगी है वो राम जी और कृष्ण जी से कुछ कम नहीं है। राजकुमारी बनने के बाद भी जंगल में ही रही, वन में ही घूमी, ऊपर से पर्सनल दिमाग में इतने सारे बोझ, ये भी। अच्छा, और मैंने सखा को पूछी तो फिर दुर्योधन भी आए होंगे, तो बोले अवश्य आए होंगे, कि दुर्योधन को भी तो द्रौपदी से शादी करना था तो उनको भी नहीं कर पाए, तो उनको भी एक ख्वाहिश था। इतना नेगेटिव कैरेक्टर, उसको तो बहुत सारे लड़कियां पसंद होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे लाइफ में जब ये दुर्योधन आया था तो ये तो बहुत लड़की के साथ मतलब घनिष्ठ हो रहा था। तो जब मेरे साथ इतना बुरा किया तो ऑब्वियसली कोई कार्मिक ही होंगे ना इतना बुरा करने के लिए। तो मैंने पॉइंट आउट किया ओके दैट पर्सन इज इनकारनेशन ऑफ दुर्योधन। तो इतना तक मैंने 4-5 दिन बहुत सोची समझी, और कितना क्रिटिकल है।
ये सारी चीज़ें बनाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, हम कोई बहुत बड़े शक्ति के 12th स्टैंडर्ड डीएनए हैं, इसलिए हम सोच रहे कि हम नॉर्मल है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत शक्तिशाली है, डायरेक्ट डिवाइन के अंश है। तो प्लीज़ आप अपने आप को जगाए, अंदर झांके, आप भी कोई बड़े शक्ति के ही अंश हो। बहुत बड़े चेंजेस है, बहुत बड़ी लड़ाई है, तो ये जाहिर सी बात है डिवाइन हम सबको उठा रहे, जगा रहे, बता रहे हमारे असलियत, क्योंकि हम सतयुगी आत्मा है और सतयुगी में हम प्रवेश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जो जितने सारे कर्मा है ये सब क्लीन होके हम अब एकत्रित हो रहे हैं। तो मेरे और मेरे डीएम के परमानेंट रीयूनियन, शिव शक्ति बन जाना, यानी द्रौपदी और अर्जुन के परमानेंट रीयूनियन हो जाना। मेरे पिक्चर के नाम पूछ रहे थे बहुत सारे सिस्टर्स, तो मैंने जो भी काम किया उसके क्लिपिंग्स और फिल्म्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप सब जाके मेरा वर्क देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।